नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे डीयू एमएससी एंट्रेंस एग्जाम 2020 जो मैथमेटिक्स के लिए हुआ था, उसमें अपन कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा का सॉल्यूशन करेंगे। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इनर प्रोडक्ट और केले हैमिल्टन थ्योरम पे बेस्ड है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप प्रीवियस ईयर पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स पे आपको जाएंगे, टेलीग्राम के सर्च बार में आप एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स सर्च करेंगे तो वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के साथ ही, इस वीडियो के साथ ही अपन यहाँ पे डीयू के एंट्रेंस एग्जाम में आपको पता हो तो 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो यहाँ पे अपन 40 प्लस क्वेश्चन सोल्व कर चुके होंगे। ये वीडियो अगर खत्म हो जाता है तो उसके बाद आप 40 प्लस क्वेश्चन सोल्व कर चुके होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा का जो क्वेश्चन है वो देखेंगे इस वीडियो के बाद, तो आपको आइडिया लगेगा कि बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ना ज्यादा हार्ड होते हैं ना एकदम से इजी होते हैं, बड़े सिंपल होते हैं। अगर आप ये वीडियो भी देख लेते हैं तो आप इन सिंपल क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, क्या ट्रिक अपन यूज करेंगे, क्या काउंटर एग्जाम्पल अपन को याद होने चाहिए और कौन कौन सी चीजें तो अपन को ध्यान रखनी चाहिए, ये सब आपको पता लग जाएगी। काउंटर एग्जाम्पल्स तो आपको विशेषकर ध्यान रखने होते हैं। काउंटर एग्जाम्पल से आपको थोड़ा आइडिया लगता है क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ अपन अगर 40 प्लस क्वेश्चन होते हैं, अगर आप 20-22 क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं तो आप डीयू एंट्रेंस एग्जाम में आप ऐसा मान सकते हैं कि आप इजीली सिलेक्ट हो सकते हैं। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है वो इनर प्रोडक्ट पे बेस्ड है, उसको अपन सबसे पहले कर लेते हैं। कि यहाँ पे डिफाइन करा गया कि ए कोमा बी यानी कि एक टपल है सी कोमा डी, और वो टपल इस प्रकार से, ये इनर प्रोडक्ट का साइन आपको पता हो तो वो इस प्रकार से डिफाइन है, विच इज इक्वल्स टू ए सी माइनस का बी डी। और ए कोमा बी और सी कोमा डी कहाँ से, R2 के मेंबर है। ए ऑप्शन तो अपने को ये गिवन है। बी ऑप्शन में बोलता है कि दो फंक्शन है एफ एक्स कोमा जी एक्स इक्वल्स टू 0 to 1 इंटीग्रेशन एफ डेस एक्स जी एक्स डी एक्स वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर पोलिनोमियल ओवर आर। तो अपन को पूछा है विच ऑफ द अबव इज आर इनर प्रोडक्ट, कि कौन से इसमें से इनर प्रोडक्ट है, नाइदर ए नॉर बी, ए ओनली, बोथ ए एंड बी और ओनली बी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इनर प्रोडक्ट क्या होता है। इनर प्रोडक्ट अगर आपको पता है डेफिनेशन इसकी क्या होती है, अगर आप इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर देंगे। और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं सोचना। देखने से लग रहा होगा कि इनर प्रोडक्ट पढ़ना पड़ेगा क्या, करना पड़ेगा क्या, बस दो सिंपल सिंपल इसकी प्रॉपर्टी है, वो अगर आपको ध्यान है तो आप इजीली कर देंगे। इसमें तो यहाँ पे दो टपल दे रखे हैं कोमा बी सी कोमा डी, इस प्रकार से डिफाइन है। और यहाँ पे इस प्रकार से, यानी कि ये इनर प्रोडक्ट बता रखा अपने को। फिर पूछा कि कौन सा इसमें से इनर प्रोडक्ट बनाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। तो इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन के लिए आपको देखना होगा कि जैसे, एक सेकेंड सॉरी, कि इनर प्रोडक्ट बोलने का मतलब अगर वी एफ कोई वेक्टर स्पेस है, वी कोई सेट ऑफ वेक्टर्स और एफ ओवर फील्ड है, ये कोई वेक्टर स्पेस है, तो एक फंक्शन होता है इनर प्रोडक्ट वी क्रॉस वी से एफ पे, यानी कि जो आपके सेट ऑफ वेक्टर्स है वहां से स्केलर पे डिफाइन होता है। अपना फील्ड क्या होता है, इसको अपन स्केलर बोलते हैं और इसको अपन वेक्टर बोलते हैं। तो वी क्रॉस वी से एफ एक फंक्शन होता है और उसको अपन इनर प्रोडक्ट बोलेंगे। इज एन इनर प्रोडक्ट कब बोलेंगे, कैसा होना चाहिए, अगर अल्फा बीटा इक्वल्स टू बीटा अल्फा का कॉन्जुगेट बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या होगा कि कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या है कि अल्फा भी कहाँ से है, वी से है, और बीटा भी कहाँ से है, वी से। आपने दो मेंबर लिए अल्फा और बीटा, और इस प्रकार से देखा कि वो अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है तो अपन इसको कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी बोलते हैं। साथ में लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर बोलने का मतलब है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा कोमा अगर गामा टाइप का है तो ये ए अल्फा कोमा यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में कैसा हो जाए, ये लीनियर हो जाए। बी बाहर आ जाएगा, यहाँ से ए बाहर आ जाएगा, अल्फा कोमा गामा और बीटा कोमा गामा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, अपन को पता है कि वेक्टर स्पेस में जो स्केलर होते हैं वो फील्ड से आते हैं, और अल्फा बीटा ये वेक्टर गामा ये सब वेक्टर से। इसको अपन बोलते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अगर ये सेकंड कोऑर्डिनेट में होता ना, यहाँ पे साथ में अगर ऐसा होता है, ये सपोज दैट कि अल्फा कोमा ए बीटा प्लस बी गामा टाइप का होता, तब अपन बोलते ना ए और बी बाहर, तब यहाँ पे कॉन्जुगेट बाहर, क्योंकि तब इस प्रॉपर्टी का अपन यूज कर लेते हैं। तो दो प्रॉपर्टी तो ये होनी चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अल्फा और अल्फा, यानी कि अगर आप दोनों मेंबर सेम ले लेते हैं तो इनर प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू। यानी कि इसका मतलब ये कि इनर प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। और इक्वल टू जीरो किस केस में आएगा, तब अल्फा अल्फा सेम आ जाए, तब उस केस में जीरो हो जाएगा। इफ एंड ओनली इफ अल्फा जीरो लेंगे, यानी कि अल्फा अल्फा जीरो तभी हो सकता है जब आप जीरो लेंगे। अगर अल्फा नॉन जीरो है तो उस केस में हमेशा इनर प्रोडक्ट कैसा रहेगा, ग्रेटर देन जीरो। जीरो है तभी जीरो हो जाए, इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो ये तीन प्रॉपर्टी है कि यानी कि कॉन्जुगेट सिमेट्री होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए और नॉन नेगेटिव। अगर ये प्रॉपर्टी कोई फंक्शन सेटिस्फाई कर देता है, क्योंकि अपन ने बोला ना ये कैसा है, फंक्शन है, वी क्रॉस वी से एफ ए फंक्शन है, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, वो क्या है, इनर प्रोडक्ट है। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे बोलता है कि ए कोमा बी सी कोमा डी ए सी माइनस बी डी से डिफाइन है, और ए बी ये टपल किसमें, R2 में। R2 में बोलने का मतलब ये अगर ए कोमा बी टाइप का है तो ये R क्रॉस R टाइप का एलिमेंट होगा। तो अब अपन क्या करते हैं, देखते हैं पहला ऑप्शन है कि नहीं, चेक करते हैं। अगर सपोज दैट मैं ए कोमा बी की वैल्यू ले लेता हूँ इक्वल्स टू माइनस का 3 कोमा मैं ले लेता हूँ 1 ले लिया सपोज दैट,
और मैं सी कोमा डी की वैल्यू ले लेता हूँ 2,1 ले लेता हूँ। तो यानी कि ये तो मेरा क्या बन गया, ए कोमा बी सी कोमा डी। अब आप ए सी माइनस का बी डी निकालोगे, तो ए सी माइनस का बी डी यानी कि ए बी, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 3 गुणा 2 माइनस का 1 गुणा 1 यानी कि कितना हो गया, माइनस का 6 माइनस का 1 इक्वल्स टू माइनस का 7। तो लेस देन जीरो है। और अभी अपन ने क्या बोला था कि इनर प्रोडक्ट हमेशा कैसा होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, यानी कि ए सी माइनस का बी डी हमेशा क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। तो ये तो आप देखते ही पता लगा देते, लेकिन आप अगर आपको दिखता कि ए सी माइनस का बी डी है, तो आप सोचते कि अपन ऐसे नंबर तो चूज कर सकते हैं कि जिनका प्रोडक्ट ये जो सब्ट्रैक्शन करने पे ग्रेटर देन जीरो ना आए, जो कि अपन को पता लग रहा है कि लेस देन जीरो है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो नहीं है। इसका मतलब एक प्रॉपर्टी फेल होगी इनमें से, और कोई भी एक फेल हो जाती है तो इनर प्रोडक्ट नहीं रहेगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो इनर प्रोडक्ट नहीं हो सकता। जब फर्स्ट नहीं हो सकता तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब अपन बी को चेक कर लेते हैं क्या होगा। तो अब बी में क्या बोलता है, एफ एक्स जी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एफ डैश एक्स जी एक्स, और एफ एक्स और जी एक्स क्या पोलिनोमियल ओवर आर है। तो ठीक है, अपन सेकंड ऑप्शन पे और चल देते हैं, बी पे एफ एक्स और जी एक्स। एफ एक्स और जी एक्स पोलिनोमियल ओवर आर है, तो मैं एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू ले लेता हूँ कोई कांस्टेंट सी, विच इज कांस्टेंट। अगर मैं इसको कांस्टेंट ले लेता हूँ, दोनों मैंने इक्वल ले लिए, अब मैं इनर प्रोडक्ट निकालूंगा एफ एक्स और जी एक्स, तो वो क्या आएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ सी विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। अब मेरे को बताओ एफ डैश एक्स क्या आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होता है, तो 0 इंटू सी डी एक्स। अब 0 इंटू कुछ भी जीरो करो तो ये तो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स कोमा जी एक्स क्या आ गया अपना, जीरो आ गया। जबकि एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स दोनों ही क्या है, नॉन जीरो नंबर है। और अपने बोला था कि जीरो तो तब भी आ सकता है जब आप अंदर अपने बोला था ना कि एल्फा कोमा एल्फा इक्वल्स टू जीरो, इफ एंड ओनली इफ एल्फा इक्वल टू जीरो। अल्फा जीरो आएगा तभी जीरो आएगा। इसका मतलब यहाँ पे अल्फा तो जीरो अपना है ही नहीं, तो फिर भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, फेल होगी कि अल्फा इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली अल्फा इक्वल टू जीरो। अब की अपन ने यहाँ पे एफ एक्स और जी एक्स कैसे ले लिए, कांस्टेंट लिए थे, और अपना इनर प्रोडक्ट क्या आ गया था, जीरो आ गया था। इसका मतलब ये वाला भी क्या नहीं बनाएगा, इनर प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। इसका मतलब ये भी इनर प्रोडक्ट नहीं है, ये भी नहीं है, तो नाइदर ए नॉर बी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यहाँ पे आपने सिंपल सा काम किया था कि बस इस चीज का यूज कर लिया अपन, नॉन नेगेटिविटी की। इनर प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। ग्रेटर देन जीरो तो किसी भी नॉन जीरो नंबर के लिए, और इक्वल टू जीरो तभी आएगा जब वो दोनों आप जो मेंबर ले रहे हैं वी क्रॉस वी से, वो कैसे आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। सॉरी जीरो होगा तभी जीरो बनेगा। और यहाँ पे अपने देखा था कि एफ एक्स और जी एक्स अपन ने कॉन्स्टेंट ले लिया तब भी जीरो बना रहा है, जबकि ये जीरो तो नहीं है, कॉन्स्टेंट नॉट इक्वल टू जीरो है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि इनर प्रोडक्ट कैसे आया और दोनों इनर प्रोडक्ट क्यों नहीं बने। इनर प्रोडक्ट की सिंपल सी डेफिनेशन आपको पता होती तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट टी इक्वल्स टू 102, एक मैट्रिक्स दे रखी है 3 क्रॉस 3 की, 002 011 102, देन माइनस का टी क्यू प्लस 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस का 2i इज इक्वल्स टू। ऐसा क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में बहुत कुछ चलने लग जाता होगा कि यार इसको तो अपन उड़ा देंगे, इसे फटाक से कर देंगे। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसके आप दो तीन कितने भी तरीके कर सकते हैं। आप इसके आइगन वैल्यू निकाल लो, आइगन वैल्यू निकाल के आप देख लो कि इसको कौन कौन सी आइगन वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, और जो आइगन वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, फिर देख लो इसमें से किसके साथ वो वैल्यू आ रही है, तो वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वरना अपन सिंपल क्या करते हैं, इसका प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकाल लेते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालने के बाद अपन क्या करते हैं, केली हैमिल्टन थ्योरम से अपन क्या जानते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। और कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल अपन इसको a माइनस लैम्डा से करके डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। पर यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, ये मैट्रिक्स कैसी है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपन जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या आ जाएगा। तो इसको मैं अगर सी टी एक्स टाइप से डिनोट करूँ तो वो क्या बनेगा, सी टी एक्स, इसको तो सिंपली बन जाएगा एक्स माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 2, क्योंकि इसके आइगन वैल्यू क्या है, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या है अपने को पता दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि इसकी आइगन वैल्यू 1 है और 2 है, ये इसकी आइगन वैल्यू है। और अपन को पता है कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होता है वो उस आइगन वैल्यू से अपन ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, अगर अल्फा बीटा गामा उसकी आइगन वैल्यू हो तो। ये तो बड़ा सिंपल है क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है, यही इसकी आइगन वैल्यू हो जाएंगी 1 1 1 2। और आप या तो यह करें कि इसमें 1 पुट करो, देख तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 पुट करो, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, वही वैल्यू आप इस ऑप्शन में पुट करके देख लो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को हर मैट्रिक्स होती है वो सेटिस्फाई करती है बाई केली हैमिल्टन थ्योरम। तो अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का 2, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस का 2, ये आ गया। अब इसको अपन थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, यानी कि अपने पास क्या आया, क्योंकि केली हैमिल्टन थ्योरम यही बोलते हैं ना, ऑल द स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अपना जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है सी टी एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस का 2। अब ये बन जाएगा विच इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 4x
और माइनस का 2, यानी कि सिंप्लीफाई करने पे अपने पास सी टी एक्स बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x² और प्लस 5x माइनस का 2, ये बन गया। अब इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी तो ये क्या बन जाएगा, विच इज बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम, सीटी थ्योरम, सॉरी सी एच कैली हैमिल्टन थ्योरम से क्या बन जाएगा, टी क्यूब माइनस का 4t² प्लस 5t माइनस का 2 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। ये तो बनेगा बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम से। और अपने को पूछा माइनस का टी क्यूब प्लस 4t² प्लस 5t माइनस का 2i, यानी कि अपने को यहाँ पे माइनस का टी क्यूब प्लस 4t² इसकी वैल्यू पूछी है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस का टी क्यूब प्लस 4t² चाहिए, तो दिस इंप्लाइज माइनस का टी क्यूब प्लस 4t², यानी कि अपन इन दोनों टर्म्स को इधर ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 5t माइनस का 2i आ गया। अपने को इसमें क्या क्या और ऐड करना है, आपने पूछा माइनस का टी क्यूब प्लस 4t प्लस 5t माइनस का 2i, यानी यहाँ पे आप क्या कर दो प्लस 5t माइनस का 2i कर दो, और यहाँ पे भी क्या कर दो प्लस 5t माइनस का 2i कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 10t माइनस का 4i, यानी कि अपने को कहने का मतलब ये है अपने पास क्या आया टी क्यूब माइनस का 4t² प्लस 5t माइनस का 2i इक्वल्स टू 0 आया। और वी हैव टू कैलकुलेट माइनस का टी क्यूब प्लस 4t² माइनस का 5t माइनस का 2i, सॉरी प्लस 5t माइनस का 2i, ये वैल्यू अपने को पूछी है, प्लस 5t माइनस का 2i प्लस 5t, ये वैल्यू निकालनी है। और अपने पास ये इक्वेशन है, ये तो अपने को कैलकुलेट करना है क्या आएगा। अब इस इक्वेशन से अपन क्या कर सकते हैं, माइनस का टी क्यूब प्लस 4t², यानी कि इन दोनों टर्म्स को आप इस जीरो के इस साइड में ले आओ, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, विच इज इक्वल्स टू 5t माइनस का 2i। अपने को ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 5t माइनस का 2i है, तो इसकी जगह अपन क्या पुट कर देंगे 5t माइनस का 2i, और ये पहले से पड़ा है प्लस 5t माइनस का 2i, विच इज इक्वल्स टू क्या बन गया ये 10t माइनस का 4i। तो यानी कि अपने को जो गिवन कंडीशन थी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10t माइनस का 4i। तो ये आपको समझ में आया होगा कि इसकी वैल्यू कैसे आई 10t माइनस का 4i, तो कौन सा ऑप्शन है सर 10t माइनस का 4i, सेकंड ऑप्शन। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, अपने क्या करा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाला और उसमें टी पुट कर दिया, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में टी पुट करते अपने पास ये इक्वेशन बन गई इक्वल्स टू 0। अपने को यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस पूछा है, इन दोनों को इधर ले जाओ या इन दोनों को इधर ले जाओ और 5t माइनस का 2i ऐड कर दो तो 10t माइनस का 4i। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था जिसका आंसर आया 10t माइनस का 4i। तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी सिंपल है कि लेट वी बी एन इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, यानी कीप इन माइंड इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ये इनफाइनाइट दे रखा है, इसका क्या यूज होगा ये भी देखेंगे। ओवर ए वेक्टर ओवर ए फील्ड एफ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, एनी वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू इटसेल्फ इज ऑन टू, यानी कि कोई वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी टू इटसेल्फ खुद से खुद पे कैसा है ऑन टू है, अगर वन वन है तो ऑन टू बन जाएगा। तो अगर कोई ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी टू है तो मस्ट बी वन वन, यानी कि वन वन है तो ऑन टू होगा और ऑन टू है तो वन वन। अगर वो यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं देता, सपोज दैट यहाँ पे फाइनाइट देता, तो इस केस में क्या होता, अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम वी टू वी है और वी कैसा है तुम्हारा फाइनाइट डायमेंशनल, तो अगर वन वन होता है तो वो ऑन टू बन जाएगा, और अगर ऑन टू है तो वन वन बन जाएगा, क्योंकि फाइनाइट डायमेंशन में वन वन ऑन टू हो जाता है और ऑन टू वन हो जाता है। तो इसीलिए इसने अपने को कंफ्यूज करने के लिए फाइनाइट ना देके क्या दे दिया, इनफाइनाइट दे दिया। तो अब इसका मतलब ये शब्द होना तो जरूरी नहीं है, फाइनाइट के लिए तो अपन जानते हैं ये ट्रू होता है, पर इनफाइनाइट डायमेंशन के लिए होना जरूरी नहीं है। तो अपन इसको कैसे करेंगे, अब हम देखते हैं। अपन इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में कर देंगे कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन टी मान लेते हैं, सपोज दैट वी से वी पे। अब वी से वी पे अपन क्या करते हैं, अब पहली बात इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो ऐसा वेक्टर स्पेस बताओ जिसकी डायमेंशन इनफाइनाइट, तो अपन लेते हैं सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस, और सीक्वेंस की डायमेंशन इनफाइनाइट, और कितनी भी सीक्वेंस हो तो इनफाइनाइट डायमेंशन बन गया। तो आप क्या करें कि ऐसे सोचें x1 x2 x3 x4 ऐसे चलते ही जा रहा है, और इसको मैं कहाँ पे मैप कर देता हूँ, इसको मैं मैप कर देता हूँ यहाँ पे, सपोज दैट मैंने मैप कर दिया इसको y1 y2 y3 y4 ऐसे चलते जा रहा है। तो मैंने क्या करा, x1 को तो y2 पे कर दिया, x2 को y3 पे कर दिया, x3 को y4 पे, ऐसे इसको मैप कर दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हर एलिमेंट है वो यूनिकली मैप हो रहा है इस पे, x2 y3 पे जा रहा है, x3 y2 ऐसे यूनिकली जा रहा है, और एक के करस्पॉन्डिंग एक ही मिल रहा है, यानी कि ऐसे ही हो रहा है कि हर इसके करस्पॉन्डिंग इस पे कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो ये क्या हो गया, वन वन मैप हो गया, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। पर ये ऑन टू नहीं, क्योंकि y1 के करस्पॉन्डिंग अपन को इधर एलिमेंट ही नहीं मिल रहा, अपन कहाँ पे भेजें y1 को, y1 के करस्पॉन्डिंग, यानी कि कहने का मतलब क्या है, प्री इमेज ऑफ y डज नॉट एग्जिस्ट, प्री इमेज ऑफ y1 डजंट एग्जिस्ट। तो y1 की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही, इस मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा नहीं है, ऑन टू नहीं है।
तो जबकि ये 1 1 है पर ऑन टू नहीं है, तो पहला ऑप्शन बोलता है कि एनी 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू वी इटसेल्फ इज ऑन टू। ये तो ऑन टू नहीं है, जबकि अपने पास क्या सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस है, तो यहाँ पे एक सीक्वेंस थी, अपन इस सीक्वेंस में मैप करा, इसको इस पे मैप कर दिया, इसको इस पे एक छोड़ दिया, पर इसकी प्री इमेज अपने को मिली नहीं, इसका मतलब ऑन टू नहीं है। तो अपन एक काउंटर एग्जांपल ढूंढ लिया कि 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट इंप्लाइज ऑन टू। तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, तो ए तो ट्रू नहीं हो सकता। दूसरा बोलता है एनी ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू इटसेल्फ मस्ट बी ऑन टू। अपन क्या करते हैं, कोई ऑन टू देखते हैं, फिर देखते हैं कि वो 1 1 होता है कि नहीं है। तो सेम कहानी, टी अपना वी से वी पे ले लो और वही सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस ले लो। ऐसा भी कर लो, जैसे आप क्या करो, टी x1, x2, x3, x4 है सपोज दैट, इसको मैं मैप कर देता हूँ विच इज इक्वल टू, मैं ऐसे बोल देता हूँ कि x2, x3, x4, x5 ऐसे चलता जा रहा है ये। इसका मतलब क्या हुआ कि अब अपन को देखना है कि ऑन टू है क्या। तो आप देखें कि x2, x3, x4, x5 लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे ये मिल जाएगा इस प्रकार से, तो इसकी मेरे को इमेज मिल जाएगी, तो ऑन टू तो हो गया। अब बात करते हैं 1 1 की। अब एक बार देखना जरा, x1, x2, x3, x4 इस पे मैप करता है। अगर मैं x1 को यहाँ पे 0 ले लेता हूँ तो 0, x2, x3, x4 तो भी क्या आएगी, यही इमेज आएगी। अगर मैं यहाँ पे 1, x2, x3, x4 तो भी क्या आएगी, यही इमेज है, क्योंकि इसमें x1 का तो कोई रोल है ही नहीं, x1 का कोई रोल नहीं है। अगर यहाँ पे 2 ले लेता हूँ तब भी यही आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये तो इक्वल नहीं है, पर इनकी इमेज तो इक्वल आ रही है। यानी कि अपन क्या लेके चल रहे हैं कि tx1 इक्वल्स टू tx2 आ रहा है, बट x1 नॉट इक्वल्स टू x2, दिस इंप्लाइज t इज नॉट 1 1। तो यहाँ पे t 1 1 नहीं, क्योंकि अपन देखा कि दो एलिमेंट की इमेज तो सेम आ रही है, पर वो एलिमेंट इक्वल नहीं है। पर अपने पास की अगर एलिमेंट सेम, अगर इमेज सेम होती तो एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, तभी तो अपन t को क्या बोलते हैं, 1 1 बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा कि इस प्रकार से इस ऑपरेटर को डिफाइन करा कि 0 ये ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट कुछ भी ले लो आप, पर इमेज सेम ही रह रही है। पर अगर पहला कोऑर्डिनेट चेंज कर दोगे तो एलिमेंट तो सेम नहीं रहेंगे ना। तो x1 नॉट इक्वल्स टू x2, यानी कि x1 यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो आप कैपिटल x1 और कैपिटल x2, जहाँ पे कैपिटल x1 मैं इसको बोल रहा हूँ और कैपिटल x2 इसको बोल रहा हूँ। तो इन दोनों एलिमेंट की इमेज तो सेम आ रही है, पर दोनों एलिमेंट सेम नहीं, इसलिए 1 1 तो नहीं है। और ऑन टू क्यों हो गया, ऑन टू इसलिए हो गया कि आप ऐसा कोई भी ले लो, इसके करस्पॉन्डिंग आप इसमें सेम एलिमेंट ले लो और x1 कुछ भी रख दो और वही इसकी क्या हो जाएगी, प्री इमेज हो जाएगी। ऑन टू बोलने का मतलब होता है कि टी फ्रॉम वी टू वी इज ऑन टू, यानी कि इसके हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग अपन को पीछे हर एक एलिमेंट मिलना चाहिए। तो अपन इसमें आप कोई भी एलिमेंट चूज करोगे तो ऑपरेटर इस प्रकार से ही है कि उसके पहले एक 0 ऐड कर दो या कुछ भी ऐड कर दो, यहाँ पे एक एलिमेंट और ऐड कर दो, तो वही उसकी क्या बन जाएगी, प्री इमेज बन जाएगी। इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है, ऑन टू तो है बट नॉट 1 1। तो ये 1 1 नहीं है, ऑन टू है। अब इसका एक एग्जाम्पल और लेना चाहो तो आप और भी ले सकते हो। और लेने के लिए सिंपल सा काम क्या करो, आप टी देखो वी से वी पे डिफाइन करना है, तो आप ऐसा कर दो ना, x1 x2, एक सेकेंड, आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि कैसे कर अपन एक एक एलिमेंट छोड़ते गए और अपन ने फर्स्ट एलिमेंट को चेंज कर दिया, तो अपन को पता लग गया कि ये 1 1 नहीं रहा, ऑन टू है। अपन इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको एक और सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं, तो उससे कैसे करते हैं। अब देखो जैसे t फ्रॉम v टू v है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे a1 a2 a3 a4 ऐसे ले लेता हूँ, इधर b1 b2 b3 b4 ऐसे ले लेता हूँ। अब मैंने क्या करा कि अब देखो ये ले लिए। अब मैं क्या करता हूँ कि a1 को भी b1 पे मैप कर देता हूँ, a2 को भी b1 पे मैप कर देता हूँ, a3 b4 ऐसे कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये ऐसे डॉट डॉट चलते जा रहे हैं, बाकी सब आगे वाले पे एलिमेंट पे मैप हो रहे हैं। अब b1 की इमेज तो मुझे क्या है, प्री इमेज मिल रही है, b2 की भी मिल रही है, पर क्या हो रहा है, a1 भी b1 पे जा रहा है और a2 भी मेरा क्या हो रहा है, b1 पे जा रहा है। जबकि a1 नॉट इक्वल्स टू a2 है, वही सेम कहानी होगी, t a1 इक्वल्स टू तो t a2 आ गया, बट a1 नॉट इक्वल्स टू a2। इसका मतलब t इज नॉट 1 1, t इज नॉट 1 1, बट ऑन टू तो है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑन टू है तो 1 1 होना जरूरी नहीं है, और 1 1 है तो ऑन टू होना, तो एनी ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्म मस्ट बी 1 1 ना, कोई जरूरी नहीं, अपने दो एग्जांपल देख लिए। और 1 1 है तो ऑन टू होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब अगर एक पहला भी करेक्ट नहीं है, सेकंड भी करेक्ट, तो दोनों ही फॉल्स होगी, तो नाइदर ए नॉर बी। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा कैसे अपन ने करा कि अगर ऑन टू होता है तो, पर ये फाइनाइट डायमेंशन होता ना, तब अपन यहाँ पे काम बोल सकते थे कि अगर 1 1 है तो ऑन टू हो जाएगा और ऑन टू है तो 1 1 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा तो सीएसआई नेट में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन कि लेट पीएनआर बी द सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल ओवर आर ऑफ डिग्री एट मोस्ट एन, यानी कि पीएनआर कैसे, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट एन, लेट टी फ्रॉम
PNR to PN plus 1 NR be given by TFX equals to XFX, यानी कि T क्या करता है FX के पहले एक X और चिपका देता है। तो क्या पूछा है कि T11 on to linear transformation, T is an on to function but neither a linear transformation nor a one, यानी कि यहाँ पर nor linear, T is not on to but a 1-1 linear transformation, T is 1-1 but neither a linear transformation nor on to। तो अपने को यहाँ पे क्या करना है, अपने को यहाँ पे 1-1 चेक करना है, on to चेक करना है और लीनियरिटी चेक करनी है, यानी कि तीन चीजें अपने को यहाँ पे चेक करनी है। तो पहली बात तो ये कि ट्रांसफॉर्मेशन 1-1 कब होता है, ऑन टू कब होता है, लीनियर कैसे चेक करते हैं। और गिवन है कि टी एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, और जो पी एन आर है वो अपन को पता है कि सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस्ट एन, ऑफ डिग्री एटमोस्ट एन है। और पी एन आर की जो डायमेंशन होती है ना, डायमेंशन ऑफ पी एन आर वो कितनी होती है, n+1 होती है, और डायमेंशन ऑफ पी एन प्लस 1 आर की कितनी हो जाएगी, n+2 हो जाएगी, एक अधिक हो जाती है, n+2 हो जाएगी। ठीक है, अब पहली बात तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन लीनियरिटी चेक करने के लिए अपन क्या कर देंगे कि टी ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या आ जाए, अगर टी एफ एक्स प्लस टी जी एक्स आ जाए तो काम हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इंटू एफ एक्स प्लस जी एक्स बन जाएगा ये। और इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, x इंटू एफ एक्स प्लस x इंटू जी एक्स, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, टी ऑफ एफ एक्स प्लस टी ऑफ जी एक्स, यानी कि अपने टी एफ एक्स प्लस जी एक्स लिया और टी अलग अलग हो गया। दिस इंप्लाइज टी क्या हो गया, टी इज लीनियर तो हो गया, टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो टी अपना वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो है। अब अपन को ऐसा बोलता है कि यहाँ पे टी इज नाइदर ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो नाइदर बोलता है गलत, नाइदर ए लीनियर तो ये भी गलत, तो सेकंड और फोर्थ तो क्या हो गए, गलत हो गया। अब बच्चा फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट में बोलता है टी 1-1 है और ऑन टू दोनों है, और थर्ड बोलता है कि टी ऑन टू नहीं है, 1-1 है। अब पहली बात तो ये कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन टी कैसा होता है, इज 1-1 कब होता है, इफ एंड ओनली इफ कर्नल टी में क्या आ जाए, कर्नल टी इक्वल टू सिंगलटन जीरो आ जाए। और कर्नल टी क्या होता है, कर्नल टी इक्वल टू अपन डेफिनेशन लिखते हैं कि एफ एक्स बिलोंग्स टू जिस स्पेस से डिफाइन करते हैं पी एन आर, सच दैट कि टी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाए, जीरो। जीरो बोलने का मतलब आइडेंटिटी ऑफ कोडोमेन, आइडेंटिटी ऑफ कोडोमेन। यहाँ पे क्या है, टी अपना कहाँ से है, पी एन आर से, पी एन प्लस 1 आर पे डिफाइन है, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, जीरो होगी। और यहाँ पे एफ एक्स से पी एन आर में, तो पी एन आर का मतलब क्या है कि सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस्ट एन, यानी कि एफ एक्स किस प्रकार का होगा, एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू ए एन एक्स की पावर एन टाइप का, इस टाइप का कुछ एफ एक्स होगा। अब अपन इस पे टी ऑफ एफ एक्स करेंगे, टी ऑफ एफ एक्स क्या कर देता है, टी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एफ एक्स, यानी कि क्या हो जाएगा, एक्स इंटू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस अप टू ए एन एक्स की पावर एन, इस टाइप का क्या बन जाएगा, टी एफ एक्स। और अपन को क्या करना है, टी एफ एक्स जीरो करना है, फिर देखते हैं क्या आता है। और अगर अपन अब देखो तो टी एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 ए एन एक्स की पावर एन इक्वल्स टू जीरो। दिस इंप्लाइज ए जीरो एक्स प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स क्यूब प्लस ए थ्री एक्स की पावर 4 प्लस ए एन एक्स की पावर एन प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 0 0। अब अपन कंपेयर करें कोफिशिएंट का, कंपेयरिंग कोफिशिएंट, क्योंकि अब इधर तो सारे 0 0 0 है और इधर ये टर्म, इसका मतलब दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ए जीरो इक्वल्स टू जीरो, ए वन इक्वल्स टू जीरो, ए टू इक्वल्स टू जीरो, दिस इंप्लाइज ए एन इक्वल्स टू जीरो, यानी कि ए आई इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल आई। जब सारे ए आई जीरो जाएंगे और ए आई जीरो जाएंगे, इसका मतलब अपन ने एफ एक्स क्या मान के चला था, ये तो मान के चले थे अपन एफ एक्स इक्वल्स टू ये है। जब ए जीरो भी जीरो, ए वन भी जीरो, ए टू भी जीरो, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, एफ एक्स ही अपना क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और एफ एक्स अपन किस में लेके चल रहे हैं, कर्नल टी में लेके चल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अपना कर्नल टी में क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ जीरो आ गया। दिस इंप्लाइज टी कैसा हो गया, टी इज 1-1 हो गया। और अपन जानते हैं कि टी फ्रॉम वी टू वी है, और v अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, यहाँ पे डायमेंशन क्या है, n+1 और n+2 है, तो फाइनाइट डायमेंशन है, और t कैसा है, लीनियर है एंड 1-1 है। अगर t ऑन टू होगा, इफ t इज ऑन टू, दिस इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ डोमेन एंड कोडोमेन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कोडोमेन, या ऐसे बोल सकते हैं कि रेंज सेट की।
रेंज की डायमेंशन और कोडोमेन की डायमेंशन सेम होगी तभी तो जाके अपना क्या बनेगा, वो ऑन टू बनेगा। पर अपन यहाँ देखते हैं कि ये तो क्या है, n+1 डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है और ये n+2 डायमेंशन का है, तो ये दोनों जिंदगी में कभी भी क्या नहीं हो सकते, ऑन टू नहीं हो सकते, क्योंकि n+1 है वो n+2 के इक्वल नहीं हो सकता किसी भी n की वैल्यू के लिए। इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू तो कभी जिंदगी में नहीं बन सकता, ऑन टू है नहीं, 1 1 अपन ने दिखा दिया, लीनियर दिखा दिया, तो टी इज नॉट ऑन टू बट ए 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कैसे करा अपन ने, सबसे पहले अपन ने लीनियरिटी चेक करा, उसके बाद अपन ने 1 1 के लिए अपन को पता है कर्नल टी जीरो होना चाहिए। कर्नल टी बोलने का मतलब है कि एफ एक्स बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट की टी ऑफ इमेज क्या जीरो होना चाहिए, विद इक्वल टू आइडेंटिटी होनी चाहिए कोडोमेन की, यहाँ पे जीरो लिखा, एफ एक्स लिया पीएनआर से, यहाँ पे एफ एक्स बिलोंग्स टू पीएनआर अपन ने लिया, तब एफ एक्स अपन पीएनआर में लेंगे कुछ इस प्रकार का एन डिग्री का पोलिनोमियल ले लिया, टी ऑफ एफ एक्स निकाला तो एक्स इंटू एफ एक्स करा, तब एक्स इंटू एफ एक्स करा तो अपने पास कुछ इस प्रकार से बन गया, इक्वल टू जीरो करा था, ये सारे कोफिशिएंट जीरो आ गए, सारे कोफिशिएंट जीरो आ गए, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इक्वल टू जीरो, इसका मतलब कर्नल टी में क्या आ गया, जीरो, तो टी 1 1 हो गया। ऑन टू होने के लिए अपन को पता है कि डायमेंशन ऑफ कोडोमेन एंड रेंज सेम आनी चाहिए, यहाँ पे रेंज की डायमेंशन कितनी आएगी, n+1 आएगी, कोडोमेन की कितनी, n+2, ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते, जब ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते तो टी कभी ऑन टू नहीं हो सकता। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि कैसे अपन ने 1 1 ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, केले हैमिल्टन थ्योरम और इनर प्रोडक्ट के क्वेश्चन सोल्व करे। तो इसी के साथ ही अपन डीयू एंट्रेंस एग्जाम के 40+ क्वेश्चन है वो सोल्व कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टेप में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें या आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।